हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। क्लास ट्वेल्थ का हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो हमने शुरू किया था सॉल्यूशंस, और उसके मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट बना दिए हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं बेटा, प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस को देखें, उसके बाद ही आप ये वाला पार्ट देखें। तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में मैंने कवर कर लिया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और एक होता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो वहां तक हमने पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब सॉल्यूशंस का जो आज का वीडियो होगा वो बहुत छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वह छोटा सा पार्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो आज हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे, और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा साथ में ही नोट्स बनाया करो। ठीक है, एक तरीका तो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, पर फिर अल्टीमेटली आपको वो क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। और अपने नोट्स बनाने का बहुत फायदा होता है, तो प्लीज अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करना होगा तो कोई भी वीडियो आपके काम में नहीं आएगा, आपके अपने नोट्स ही आपके काम में आएंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है ये 12th बोर्ड्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस नीट 2021 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया गया वीडियो है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होंगी। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम के लिंक पे आप जाइए, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए टेलीग्राम, ये लिंक डालिए, आप हमसे डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे। आज का वीडियो जो है वो मैं शुरू करता हूँ, पर इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको और बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही बताऊंगा थ्रू अ क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझना है। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अगर तुम्हें समझना है तो मैं तुम्हें एक पहले सिंपल से फिगर से समझाता हूँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान लो एक कोई मेरा मिक्सचर है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं तुम्हें जो फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर अगर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भी बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस करना। तो तुम साथ में फिगर बना लो। ठीक है, ऐसे हम फ्रैक्शंस को सेपरेट करते जाएंगे, और ऐसे फ्रैक्शंस को जब सेपरेट करते जाएंगे तो अगर मान लो बाइनरी मिक्सचर होगा तो जो दोनों कंपोनेंट होंगे ना वो सेपरेट हो जाएंगे, वो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। मान लो यहाँ पे मेरा कोई मिक्सचर है। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू से लेके समझाने की कोशिश करता हूँ और एक सिस्टम और बना देता हूँ। यहाँ पे ऐसे देखो कंडेंसर लगा देंगे। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर एक्चुअली में जो वेपर्स आएंगी उनको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। फिर तुमको इसको हीट करना, फिर ऐसे ये यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर ऐसे हीट करेंगे, ऐसे हीट करते जाएंगे और हम अपने कंपोनेंट्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस किन मिक्सचर के लिए यूज करते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर मिक्सचर in which the difference in boiling point is not more। जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा वहां पे हम किसको यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। बुक में नहीं दिया है ये पार्ट, तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक कंपोनेंट है x, उसके मैंने लिए हैं 1 मोल, तो मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ। दूसरा है y के भी 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे P नॉट ए की वैल्यू दी है, P नॉट ए की वैल्यू दी है मुझे मान लो 200।
और मुझे पी नॉट बी की वैल्यू दी है 300। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ये वाला सिस्टम है, इसमें एक्स ए के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने होंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होंगे इसमें 1/2 इन लिक्विड फेज, एंड वाई ए के कितने मोल होंगे? हाफ मोल। ठीक है, या इसको एक्स वाई मत बोलो, इसको ए बी बोल दो। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1/2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1/2। यहां तक सबको क्लियर है? अब सबसे पहले जो चीज मैं निकालूंगा वो सबसे पहले मैं निकालूंगा वाई ए। व्हाट इज वाई ए? वाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो यहां पे जो वेपर्स बनेंगी तो यहाँ पे इसका कुछ मोल फ्रैक्शन आएगा, इसी तरह यहाँ पे वाई बी के भी कुछ मोल फ्रैक्शन आएंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला लिखा था वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? पी नॉट ए की वैल्यू है 200। 200 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1/2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 100। तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/15। तो अगर मैं बोलूँ कि वाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 25, और वाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिवाइडेड बाई 25। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि ये क्या होगा? 10 डिवाइडेड 25 का मतलब 2/5, और यहाँ पे कितना होगा? 3/5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वाई बी हो गया 0.6 और वाई ए हो गया 0.4। अब तुम ध्यान से समझे मेरी बात कि जिसका मोल फ्रैक्शन, जिसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा था उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अब वो जो वेपर्स होंगे वो क्या होंगे? यहां से क्रॉस होंगे, और जो ये वेपर्स हैं ये कंडेंस होके फिर क्या बना देंगे? ये बना देंगे लिक्विड। तो यहां पे तुम देखो, जब तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो जो अब जिसका क्या था? वेपर प्रेशर ज्यादा था, या जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, तो वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होता जाएगा। तो यहां से देखो, जो वाई बी की वैल्यू है वो है 0.6, यही किसकी वैल्यू होगी? यही यहां पे आके लिक्विड बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स डैश बी, और यहां पे क्या हो जाएगा? वाई ए की वैल्यू कितनी होगी? उसी को हम लिखेंगे एक्स डैश ए 0.4। अब ध्यान से समझो कि यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक्स डैश ए कितना हो गया? पहले तो 0.5 था और 0.5 था, दोनों सेम था, पर देखो आगे जैसे ही जाओगे तो जो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। तो नेक्स्ट वाले जो ये बैच दिख रहा है तुम्हें, नेक्स्ट वाला ये बैच जो दिख रहा है, इसमें देखो एक्स बी के मोल्स इंक्रीज हो गए, ये 0.6 हो गए और ये 0.4 हो गए। अब फिर इसका वेपराइजेशन होगा, अब फिर ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगी। अब फिर जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगी तो हम यहां से निकाल लेंगे कि कितनी वैल्यू होगी। तो मान लो तुम्हें निकालना हो, अब तुम्हें यहाँ पे निकालना है, तो ये बनेगा। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे जब वेपर फेज में निकालेंगे तो निकालेंगे वाई डैश ए और वाई डैश बी। अब इसको निकालो, तो मैं अगर बोलूँ कि वाई डैश ए डिवाइडेड बाई वाई डैश बी, ये तुम्हें अभी जब क्वेश्चन खत्म होगा ना तो सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स डैश ए। तो पी नॉट ए की वैल्यू तो फिक्स है, और ये हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स डैश बी। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 200 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 3/5, तो कट करो 5, क्या आ जाएगा 40, और तो 40 इंटू ये 80 हो जाएगा, और 5 ये कितना आ जाएगा 60। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3 180। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि वाई डैश ए की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बताओगे? अच्छा देखो, ये 8/18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 8। 18 प्लस 8 कितना होगा? 18 प्लस 8, तो ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह वाई डैश बी की वैल्यू कितनी होगी? 18 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 8। ठीक है, तो इसको बस 1 मिनट में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखो 8/26 हो जाएगा ना ये, तो इसको मैं कहीं साइड में करूं, रुको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये हो जाएगा 8/18 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 26। तो इसको निकालो 8 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/26 की वैल्यू आएगी 0.3। और तो ये किसकी वैल्यू थी, ये यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी y डैश ए की वैल्यू थी। तो ये जो y डैश ए है, y डैश ए हो गया तुम्हारा 0.3, तो y डैश बी कितना होगा 1 माइनस 0.3। तो तुम देख रहे हो जो नेक्स्ट बैच बन रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या, अब ये वेपर्स यहाँ से जाएंगी और कंडेंस होके फिर ये क्या हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा x डबल डैश ए, यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.3, x डबल डैश बी इज इक्वल टू 0.7। फिर ये किस में कन्वर्ट होंगी, वेपर्स में कन्वर्ट होंगी। तो हर बार देखो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है अगले वाले टैंक में उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता चला जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे वेपर्स के जो मोल हैं वो कंटेनर 1 में इंक्रीज हो जाएंगे, और वेपर 2 के जो मोल हैं या जो सेकंड है जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके लास्ट वाले में, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो मान लो यहाँ पे भी तुम्हें निकालना है, तो अब तुम निकालो क्या, y डबल डैश ए एंड y डबल डैश बी। तो ये भी हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूले से अप्लाई कर देंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो चलो हम निकाल लेते हैं y डबल डैश ए डिवाइडेड बाई y डबल डैश बी। तो क्या था, a का था 200 इंटू, अब ये हो जाएगा बेटा 0.3। तो इसको 3/10 लिख सकता हूँ, 0.3 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिखूंगा, 200 इंटू 300 इंटू 7/10। तो ये देखो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो 20 इंटू 3 ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 7 2 10। तो यहाँ से y डबल डैश ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/27, और y डबल डैश बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/27। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और जैसे ही वेपर्स कन्वर्ट होंगे किस में, 6 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 0 पर। देखो हर बार मोल फ्रैक्शन क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ये 0.22 हो गया, तो 1 माइनस 0.22, तो 1 माइनस 0.22 इज इक्वल टू 0.78। तो अब जैसे ही ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होंगी, यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूं x ट्रिपल डैश ए, ये वैल्यू कितनी हो गई 0.22, और x ट्रिपल डैश बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.78। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, अब फिर इसको अगर कर दोगे, जितनी ज्यादा बार इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते चले जाओगे, मतलब जितने बैच बनाते चले जाओगे, उतना इसका सेपरेशन क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मेरी बात मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। मैंने क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की है, एक बार तुम चेक कर लेना। यही है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब आते हैं हम देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। किसी को एक स्टेप और करना है तो एक स्टेप और कर देगा, तो सेपरेशन और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर फेज में क्या होता चला जाएगा, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दूसरे बैच में उसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम आते हैं, अब इसको मैंने क्यों बताया वो अभी तुम्हें समझ में आएगा जब हम एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो तुम्हें पहली जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये फॉर्म करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे
वही क्या फॉर्म करेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये लिख लो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में तुमको समझना है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना, कि जो बाइनरी मिक्सचर होगा, बाइनरी मिक्सचर का मतलब, जैसे बाइनरी मिक्सचर का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि C2H5OH प्लस वाटर है, तो ये क्या बनाएगा मेरा, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। HNO3 प्लस वाटर है, ये भी मेरा क्या बनाएगा, ये भी। तो बाइनरी मिक्सचर हो गया ना, दो कंपोनेंट है इसमें। इसी तरह मान लो HClO4 है प्लस वाटर है, ये मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के थे, ठीक है। और देखो जैसे मान लो CHCl3 प्लस C2H5OH। तो पहली चीज तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर होता है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, बाइनरी मिक्सचर जिसमें कि क्या होगा, जो कंपोजिशन होगा, जो कंपोजिशन होगा इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम, वेपर फेज इज सेम। अब समझ में आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों बताया था। अब मेरा मतलब समझो कि जैसे मान लो, अब देखना क्या तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूं। अब जब तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ गए हो ना, तो देखना तुम इस पॉइंट को समझ पाओगे। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को समझाने पे भरोसा करता हूं, ना कि याद करने पे। अब ध्यान से देखना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैंने सेटअप बना दिया। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि यहां पे दो कंपोनेंट हैं, जैसे मान लो यहां पे जो दो कंपोनेंट हैं वो है A एंड B। इस पॉइंट का मतलब बता रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है हाफ और मोल फ्रैक्शन ऑफ B है हाफ। अब मैं अगर बोलूं कि ये जो मिक्सचर है इसका वेपर फेज में भी कंपोजिशन क्या है, अगर मैं बोलूं कि वेपर फेज में भी हाफ आ रहा है और ये भी हाफ आ रहा है, तो जब बेटा इसको मैं कंडेंस करूंगा तो फिर यहां पे जो लिक्विड बनेगा इसमें भी x डैश ए की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, और x डैश बी की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा, सेम ही कंपोजिशन होगा। तो क्या कभी यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई कर पाओगे, जब कोई चीज सेपरेट ही नहीं हो रही है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, समझे, ये पॉइंट था। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी separated by cannot be separated by fractional distillation। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर भी दोगे तो वो नहीं होगा बेटा। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन, ये है रीजन इसका, कि जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में वही होगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसी तरह जो मोल फ्रैक्शन बी का होगा लिक्विड फेज में वही होगा मोल फ्रैक्शन इन। नेक्स्ट पॉइंट, किसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों, क्योंकि दोनों को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही जो हैं वो सेम ही टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं, तभी तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है दैट इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दूसरा, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिसका कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज क्या होता है, सेम होता है। अगर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगा तो कभी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीजन मैंने बता दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक और इसमें पॉइंट बताना है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनते हैं, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स होता है। कंपोजिशन इज फिक्स का मतलब अभी मैं बताता हूं कि क्या मतलब होता है। कंपोजिशन इज फिक्स्ड किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब इसका मतलब जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि HNO3 एंड वाटर
फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और उसका कंपोजिशन पता है क्या होता है? उसका कंपोजिशन होता है मतलब अगर ये कंपोजिशन नहीं होगा तो उसको कभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोलोगे। 68% HNO3 बाई मास एंड 32% वाटर बाई मास, ये होता है बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दी कंपोजिशन देखो फिक्स है, अगर 68% HNO3 होगा और 32% वाटर होगा बाई मास, तभी उसको तुम बोलोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर ये कंपोजिशन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो तुम उसको कभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोल सकते। इसी तरह C2H5OH एंड वाटर फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका भी कंपोजिशन फिक्स होता है। उसका भी कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। उसका कंपोजिशन होता है 95% बाई वॉल्यूम, 95% बाई वॉल्यूम ऑफ C2H5OH। तो 5% किसका होगा? तो अगर ये कंपोजिशन नहीं आएगा, इसीलिए कभी भी तुम 95% से ज्यादा प्योर C2H5OH नहीं फॉर्म कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आई होप यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम। सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो कॉम्पोजिशन होगा या जो कॉम्पोजिशन होगा मिक्सचर का, दैट इज फिक्स्ड। मतलब अगर उस कॉम्पोजिशन में थोड़ी सी भी मैं छेड़छाड़ करूंगा तो उसको फिर मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आ जाओ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर can be divided into two parts, one is called minimum boiling agiotrop and one is called maximum boiling agiotrop। मतलब एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब कब कौन सा बनता है ये मैं तुम्हें बताता हूं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कब होती है? जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा डेविएशन होता है? जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। when positive deviation from Raoult's law takes place, then minimum boiling agiotrop is formed। अच्छा, इसका एग्जांपल बता देता हूं, फिर इसको वन बाय वन भी डिस्कस कर लेंगे। इसका एग्जांपल है बेटा C2H5OH प्लस वाटर, उसमें होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब निगेटिव डेविएशन फ्रॉम, जब निगेटिव डेविएशन होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तब कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है HNO3 प्लस वाटर। अभी मैंने बताया था ना कि HNO3 प्लस वाटर जो है इसका कॉम्पोजिशन कितना होता है? 68% और इसका होता है 95%। अब हम दोनों को देंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब तो मेरे ख्याल से एजियोट्रॉप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है पहले ये हम समझते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन फॉर्म करेगा ये तुम्हें समझना होगा, ये तुम ग्राफ से समझो। ठीक है, हमने क्या बनाया था? हमने पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया था, बहुत ध्यान से समझना। याद है ऐसे हमने ग्राफ बनाया था पॉजिटिव डेविएशन का? कैसा ग्राफ था उसका? पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हमेशा कहां से जाता था? ऊपर से जाता था। ये देखो, इसी तरह ये वाला ग्राफ भी ऊपर से जाता था और ये वाला ग्राफ भी ऊपर से जाता था। याद आया? अब मेरी बात ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये P नॉट B है, मैं मान के चल रहा हूं कि A इज मोर वोलेटाइल देन B।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते थे, यहाँ पे हम लेते थे वेपर प्रेशर और यहाँ पे हम लेते थे मोल फ्रैक्शन। याद आ गया सबको? यहाँ पे हम क्या लेते थे, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स ले लेते थे, इधर 0 होता था और इधर 1 होता था, और एक्स भी लेते थे तो एक्स भी इधर 0 होता था और इधर 1 होता था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो, अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिनिमम। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय solution showing positive deviation from Raoult's law। और अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन कब शो होता है बेटा, when AB interaction is weaker than AA interaction and BB interaction। ये पॉइंट सबको याद आ गया होगा, एंड BB इंटरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और याद रखना कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, दैट इज C2H5OH प्लस वाटर। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि C2H5OH का अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पता हो, तो ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, याद नहीं रखना है, ये बस समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये होता है अराउंड 351 और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है कि जो दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन आएगा, बहुत ध्यान से समझना, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का भी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। मान लो कि इसका जो यहाँ पे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, अच्छा एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बन जाए। ठीक है, वॉल्यूम बाय इथेनॉल बन जाए, इतना इथेनॉल का मिक्सचर जब बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ये बात हमेशा तुम्हें समझ के रखनी है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर तुम समझ गए, अच्छा यहाँ पे इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 ले लो, तो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा दोनों से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब तुम एक बात तो ध्यान रखो कि तुम किसी भी साइड से शुरू करके केवल यहीं तक इसको प्योर कर सकते हो। मतलब तुम अगर इस साइड से शुरू करोगे तो यहां तक पहुंचोगे, इसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, और अगर यहां से शुरू करोगे तो यहां तक पहुंचोगे तो फिर एजियोट्रॉपिक क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद फर्दर सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, उसके बाद फर्दर सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। यही है बेटा तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग में समझना क्या है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जहां पे भी पॉजिटिव डेविएशन होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वहां पे हमेशा बनता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। थोड़ा डिटेल में बता दिया है, एक बार चेक कर लेना। और जहां पे एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होगा उसके बाद उसका सेपरेशन नहीं होगा बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इथेनॉल वाटर का मिक्सचर, जिसको भी तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल कितना सेपरेट कर सकते हो, 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बनेगा। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। तो ये कंपोजिशन जो है ये फिक्स है। अगर तुम्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है तो ये कंपोजिशन क्या है, ये कंपोजिशन फिक्स्ड है। मतलब अगर वो 93% होगा तो तुम उसको नहीं बोलोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगर वो 90% होगा तो तुम उसको नहीं बोलोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो 95% मैक्सिमम तुम
इथेनॉल बना सकते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद नो फर्दर सेपरेशन टेक्स प्लेस। यहां तक मेरे ख्याल से मेरी बात सबको क्लियर है। अब हम आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और इसके बाद हम ये खत्म कर लेंगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो पहली चीज तो यही समझ लो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो बनाता है जो शो करता है लार्ज निगेटिव डेविएशन, लार्ज निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जो भी राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करेगा। निगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या होता है? निगेटिव डेविएशन अगर तुम सोचो तो निगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या होता है कि जो ए बी इंटरेक्शन होगा, जो ए बी इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ये पॉइंट अगर तुम समझ गए और तुम अगर ग्राफ समझ गए तो तुम्हारा काम हो गया। देखो अगर इसका तुम ग्राफ देखो तो तुम्हें याद होगा इसका हम ग्राफ कैसे बनाते थे। यहाँ पे आता था मोल फ्रैक्शन, मान लो x से है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1, वेपर प्रेशर सिंपल, ये सारे ग्राफ कहाँ से जाते थे? लोअर साइड से। तो ये शो करना है क्या बेटा? निगेटिव डेविएशन। ये क्या शो कर रहे हैं? निगेटिव डेविएशन। जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या होगा? मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब ये बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, अब यहाँ पे जो इससे ज्यादा तुम प्योर नहीं कर सकते। मतलब तुम अगर इस साइड से चलो एक्से के साइड से, तो तुम यहीं तक प्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या बन जाएगा? इस पॉइंट के बाद तुम्हारा बन जाएगा एजियोट्रॉप। क्या बन जाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है। देखो तुम्हें तो देखना है क्या? निगेटिव डेविएशन। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? निगेटिव डेविएशन शो होता है। तो अगर तुम्हें एक चीज मैं बताऊं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब समझ रहे हो? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब होगा कि मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है HNO3 का, तुम्हारा कितना ले लें इसका बॉइलिंग पॉइंट? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट से तुम्हें याद नहीं करना है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट कभी याद नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 359, ठीक है, और वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता ही है, ये होगा 373। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं और सेपरेट करना शुरू करूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे बॉइलिंग क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और वो कब होगा? जबकि कंपोजिशन क्या हो जाए बेटा? जबकि कंपोजिशन फिक्स हो जाए। तो कंपोजिशन फिक्स होने का मतलब अगर ये 68% HNO3 हो जाए, ये क्या हो जाए? 68% HNO3 हो जाए, ठीक है, बाई मास, और वाटर हो जाए कितना? वाटर हो जाए 32% वाटर बाई मास। अगर ये कॉम्पोजिशन बच जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब इससे ज्यादा फर्दर तुम अब इसको सेपरेट नहीं कर सकते थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 393.5। तो देखो दोनों कंपोनेंट से, अब इसका मतलब भी तुम समझ लो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है कि जो एजियोट्रॉप, यहां पे लिख दूं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑलवेज मोर देन, ऑलवेज मोर देन the components of mixture, components of mixture। तभी उसको हम क्या बोलेंगे? तभी हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब बोलेंगे? जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज लेस देन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, उसको हम बोलेंगे
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यही बेटा छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया, मैंने तुम्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताया, मैंने टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताया। तुम एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में मुश्किल से 10 से 20 लाइन में पूरा कवर कर लिया है, फिर भी मैंने बहुत टाइम देके इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आज का वीडियो बेटा हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।